हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? गुड, आई एम आल्सो गुड। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस, मैं आपसे डिस्कस करूँगी NTA-JEE मेन का पेपर जो 27 जनवरी 2024 को हुआ शिफ्ट 1 में। पेपर ठीक था, पर एग्ज़ाम में करना और वैसे करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो एक बार और करते हैं अपन क्वेश्चंस को। चलो करते हैं क्वेश्चन, शुरू करते हैं। नोटबुक कॉपी पेन लेंगे और साथ में दोनों मिलके करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ लिक्विड। अब ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इसके पहले हमें ये समझना चाहिए विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस में आता था? सॉलिड में। और विस्कोसिटी आती है लिक्विड में। मतलब मोशन का क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स के बीच जो मोशन होगा उसको क्या करेगा? अपोज। अब आप सिंपल सी बात बता दो, ज़्यादा चीज़ कौन फैलती है, लिक्विड या गैस? गैस ज़्यादा फैलती है। तो गैस यदि ज़्यादा फैल रही है मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो फैलने को रोक रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ग्रेटर, नहीं। सो दैट इज अ फॉल्स। सेकेंड, surface tension of the liquid decreases due to presence of insoluble impurities। अब surface tension भी क्या प्रॉपर्टी है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है। और हम क्या बोलते हैं कि जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, ये हमारा जैसे कोई लिक्विड है उसको जब ऐसे डालेंगे तो एक ड्रॉप का शेप लेते हैं। तो हम बोलते हैं स्फेरिकल शेप। क्यों कोई भी ड्रॉप स्फेरिकल शेप क्यों लेती है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है? मिनिमम। तो सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उससे कोई भी लिक्विड है मिनिमम एरिया एक्वायर करता है। और मैंने बिल्कुल सिंपल समझने के कैसे याद कर लिया है कि जो सरफेस टेंशन है वो अपोज करता है एक्सपेंशन को या फैलने को कम करता है। वो चाहती कोई भी चीज़ ज़्यादा ना फैले, तभी तो मिनिमम एरिया एक्वायर करेगा। अब कब बढ़ेगा, कब कम होगा, कब कैसे ज़्यादा होगा? तो सरफेस टेंशन है। अब सिंपल सी बात समझो, सिंपल पानी है हमारे पास, तो उस पानी में यदि हम कपड़े धोते हैं तो होता क्या है, एक पानी की ड्रॉप हुई, मान लो उसने इतना एरिया कवर किया, वहाँ से मैल सक हो गया। अब यदि मान लो उस पानी में मैं गर्म कर दूँ तो थोड़े कपड़े ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा फैल गया। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन क्या हो गया बेटे? हमारा डिक्रीज़ हो गया। अब यदि मान लो हमने उसमें सर्फ मिला दिया तो और ज़्यादा कपड़े साफ़ हो गए, मतलब उसमें क्या किया, और ज़्यादा एरिया में ये पानी फैला सर्फ वाला। तो जब वो ज़्यादा फैल गया तो सरफेस टेंशन क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब है सर्फ या डिटर्जेंट ये कहलाएंगे हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ से जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। और यदि मान लेते हैं हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं, मान लो हम लिक्विड क्या किया हमने पानी में, यदि हमने सॉल्ट डाल दिया या चीनी डाल दी तो पानी और गाढ़ा हो गया, तो उसकी तो और सॉल्ट ड्रॉप हो जाएगी। अब देखते बेटे कौन सा ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ये तो नहीं है, मैं हमेशा इसमें फॉल्स इसमें ट्रू लिख लूँगी। अब सेकेंड क्या दिख रहा है? फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आ गया बेटे हमारा दिस सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ये 12th क्लास का है, सेमीकंडक्टर चैप्टर है। पहला क्वेश्चन विस्कोसिटी था, लिक्विड से था, अब ये सेमीकंडक्टर से। अब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। कौन सी सर्किट रिवर्स बायस है? दो बायसिंग होती, फॉरवर्ड रिवर्स। याद कैसे करना है? फॉरवर्ड बायस, दो डायोड होता है, दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक P और एक N। यदि पोटेंशियल ऑफ P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ N तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। यदि इसका उल्टा होगा तो क्या कहलाएगा? रिवर्स बायस। एक ही चीज़ याद करनी है, यदि P का पोटेंशियल N से ज़्यादा है मतलब फॉरवर्ड बायस। अब देख लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये 0 है, ये तो 2 से ज़्यादा हो गया मतलब फॉरवर्ड आ गया। ये कितना है? 0 और ये -5 है, तो इसका मतलब है 0 ज़्यादा हो गया -5 से, तो ये भी फॉरवर्ड बायस आ गया। यहाँ कितना है? 2 और ये कितना है? -10, तो ये भी 2 ज़्यादा हो गया -10 से, ये भी फॉरवर्ड बायस आ गया। बचा क्या? D पर करके भी देख लेते हैं। ये कितना है? 2 और ये कितना है? 4,
तो यहाँ पर हमारा n क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू p, तो मतलब क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस्ड। ये क्वेश्चन तो सही होने के ही होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये भी मॉडर्न फिजिक्स का है, एटम से है। अब द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोहर्स एटम इज r। जो थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट है उसकी रेडियस r है। हमसे पूछा है रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखो, जो रेडियस का फॉर्मूला सीखा था हमने, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट अपॉन जेड, और इन्होंने जो r दिया है वो किसके लिए दिया, थर्ड के लिए। तो n की जगह मैंने 3 का स्क्वायर, है ना, आर नॉट और z, और डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं आप, 3 का स्क्वायर 9 आर नॉट अपॉन z हो जाना था। अब बोलते फोर्थ, तो फॉर्मूला तो वही लगना है। सो r अपॉन 9 हो जाएगा हमारा आर नॉट अपॉन z। अब r डैश किसका हो गया बेटे, फॉर्मूला तो यही है। n की जगह कितना आ जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, और z ऐसा ही, और r नॉट, और r नॉट अपॉन z की जगह कितना आ जाएगा, r बाय 16, r बाय 9। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटे हमें? यस, सी ऑप्शन। 34, वायर ऑफ रेजिस्टेंस r and length l is cut into 5 equal part। एक वायर को 5 पार्ट में काट दिया। If these parts are joined parallelly, then resultant resistance will be। अब सिंपल सी बात है, यदि एक वायर था उसको 5 पार्ट में काटा हमने, यदि टोटल रेजिस्टेंस R था तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस R बाय 5 हो जाएगा, R बार 5, है ना, R बाय 5 हो गया। क्योंकि रेजिस्टेंस कितना होता था हमारा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया। अब बोलते हैं इनको हमने पांचों को पैरेलल में लगा दिया, मतलब एक वायर ये लगाया, ये दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया, और ये पांचवा लगा दिया। अब यदि दो वायर हमारे सेम वैल्यू के पैरेलल में होते थे तो हम क्या करते थे, R फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा, R इंटू R, R प्लस R 2R, और R बाय 2। सिमिलरली यदि 3 वायर पैरेलल में होते हमारे सेम वैल्यू के तो रेजिस्टेंस होना था मेरा R बाय 3, 4 होते तो R बाय 4, 5 होते तो R बाय 5। तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस आया दैट इज R बाय 5। बट इस एक वायर का रेजिस्टेंस ही मेरा R बाय 5 था, मतलब यहाँ पर मैं जो करूँगी, ये R डैश बोला मैंने, R डैश बाय 5। तो R डैश का कितना आ जाएगा हमारा, R बाय 5, एक 5 और एक और 5, मतलब R बाय 25, R by 25. The next question is 35. An electrical charge 10⁻⁶ microcoulomb is placed at origin। साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और करते भी जाएंगे। एक origin XY प्लेन और चार्ज Q is equal to 10⁻⁶, and XY कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट P and Q। P कहाँ पर है हमारा, √3 और √3, और Q कहाँ पर है हमारा, √6 and 0, मतलब y axis 0, √6 और 0। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P and Q। अब किसी भी पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला था KQ अपॉन R। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हमसे, VP माइनस VQ। अब यहाँ पर हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए R1 और ये वाला R2, तो हमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब ये डिस्टेंस देखो, √3 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो, ये वाली वैल्यू भी √3 है और ये वाली वैल्यू भी √3 है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, सिंपल R1 कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर।
ये R1 कितना आ जाएगा √6, यहाँ कितना आ जाएगा KQ और R1 √6 माइनस KQ और ये कितना आ जाएगा √6, KQ अपॉन √6 माइनस KQ अपॉन √6 और ये वैल्यू क्या आ गई 0। ऑप्शन कितना आ जाएगा B। ऑप्शन कितना आ गया B। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज से V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, सिंपल वैल्यू डालनी थी KQ अपॉन √6 माइनस KQ अपॉन √6। सो नेक्स्ट 35 क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। 36 ये क्या है, वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस √7 × 10⁻⁴ मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। पहले जल्दी से मीटर ब्रिज बना लेते हैं। ये हमारा एक मीटर ब्रिज होता था और यहाँ पर एक वायर लगा दिया है और एक वायर यहाँ होते थे। अब मैंने कौन सा गैप बोल दिया, राइट गैप। तो ये वाला गैप कहलाया हमारा राइट। जब भी हम यहाँ से ऐसे को जाते तो ये राइट गैप आ गया। When resistance of 4.5 meter is connected to the 4.5 ohm in a left gap, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 4.5 ओम का। फिर बोलते हैं यूजिंग लेफ्ट गैप बाय यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाया। द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इस एंड से जो मैं बैलेंस लेंथ थी वो हमें 60 सेंटीमीटर मिली। तो टोटल मीटर ब्रिज में लेंथ 100 सेंटीमीटर होती थी, तो रिमेनिंग लेंथ हो जाएगी बेटे हमारी 40 सेंटीमीटर। 100 माइनस 60 आ गया। अब इसमें जो हम लोग कंसेप्ट लगाते थे ब्रिज का, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, इसको मैंने R डैश बोल दिया। ये हमारा जो ब्रिज बनता था तो ये कहलाता था P, बस नाम याद रखना है PQ, ये हमारा R और ये कितना हमारा S, PQ। अब P की जगह आ गया हमारा 4.5, Q की जगह R डैश, और यहाँ पर जो लेंथ बैलेंस की मैंने बोल दिया कि सपोज 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो 60 का कितना हो जाएगा 60r, 40 का 40r, r हमारा कट गया, ये भी कट गया, 3 और आ गया 2। अब ये कितना आ गया हमारा 3 से 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया तो r डैश आया वो 3 ओम आ गया। अब ये क्या बोलते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर R into 10⁻⁷ ओम मीटर देन द वैल्यू ऑफ R। ये जो मैंने वायर लगाया था इसकी इन्होंने रेजिस्टिविटी दे दी है और हमने रेजिस्टेंस क्या निकाला है R। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन देखते हैं, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ R। सो R डैश आपने निकाल दिया 3 और रो L अपॉन A। अब यहाँ पर 3 आ गया, A की जगह पाई R² रो आ गया और L। अब वैल्यू डाल देते हैं, 3 पाई रेडियस कितनी थी √7 × 10⁻⁴, इसका स्क्वायर √7 10⁻⁸, रेजिस्टिविटी R इंटू 10⁻⁷, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पता है 10⁻⁻²। अब यहाँ पर 1 0 तो यहाँ कट जाएगा, 7 और -1 कितना जाएगा -8 और -8 यहाँ चला गया। अब हमसे किसकी वैल्यू थी, R की, तो R की वैल्यू 3, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 7 और ये R। वैसे पाई जनरली हम 3.14 पुट करते हैं, पर यहाँ पर 7 नज़र आया इसलिए 7 पुट कर लिया। ये कितना आ जाएगा 66, तो R इज इक्वल टू 66। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, इसको मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अभी तक
जितने क्वेश्चन 4-5 किए हैं ये सारे +2 का है, सिर्फ एक ही +1 का था। क्वेश्चन नंबर 37, पोजिशन ऑफ एन एंट in meter per second moving in YZ plane given by the S is equal to 2 T square J cap plus 5 K cap, where T is in second. The magnitude and direction of velocity of ant at T is equal to 1 second will be. Velocity आपको पता है dr/dt भी लिख सकते हैं आप लोग, एंड v इज इक्वल टू, पोजिशन को s बोल दिया है सो dt भी लिख देंगे। अब v बन गया हमारा, यहाँ पर बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन करना कुछ भी नहीं है, 2t स्क्वायर j कैप एंड 5 k कैप, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही कर देना था हमने। यहाँ कितना आ जाएगा 4t j कैप, 5 क्या है कांस्टेंट, इसका क्या आ जाएगा 0, t की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 4 j कैप। ऑप्शन कितना आ रहा हमारा C 4 मीटर पर सेकेंड एंड y डायरेक्शन, j कैप किसकी डायरेक्शन है y। द क्वेश्चन इज, ये हमारा 37 क्वेश्चन था, ये काइनेमेटिक्स, ये मोशन का लग रहा है मुझे। बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। If 200 kg extra mass is added, then find the velocity in meter per second. क्या लगा लेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बॉडी थी जिसका मास 1000, स्पीड कितनी थी हमारी 6, इस 1000 पे हमने 200 ऐड कर दिया, अब बोलते इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम mv और ये भी m प्लस m एंड v डैश। 1000 and 6, 1000 प्लस 200 1200, v डैश मालूम नहीं, 2 0 चले जाएंगे, 6 से 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ 5 आ जाएगा, v डैश कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो v डैश आ जाएगा ऑप्शन सी 5 मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन 39, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 25 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। मास अलग है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, तो रिलेशन क्या था, एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m। डैट क्या कर देंगे, p1 m1 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर अपॉन 2 m2, 2 कट जाएगा, p1 अपॉन p2, ये p2 यहाँ जाएगा और अनरूट था तो m1 अपॉन m2, m1 4 और ये 25, 4 अनरूट बाहर आके 2, 25 बाहर आके 5, ऑप्शन कितना आ जाएगा 2/5। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 40, given below two statement, Planck constant and angular momentum have same dimensions. Dimensions निकाल लो। Planck constant E is equal to hf energy upon frequency, एनर्जी का बिल्कुल याद होना चाहिए, ml स्क्वायर t-2 और फ्रिक्वेंसी t-1। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर L m v r m v l t-1 और l, तो यहाँ पर भी 1 - 1 हो जाएगा और ये इसका तो कितना आ जाएगा m l स्क्वायर t-1 और यहाँ पर 1 - 1 आ गया, कितना आ जाएगा m l स्क्वायर t-1, m l स्क्वायर t-1। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, the linear momentum and momentum of the force have same dimensions, दोनों चीज़ें अलग हैं। जो लीनियर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम है दैट इज mv, लीनियर मोमेंटम mv, और जो मोमेंटम ऑफ फोर्स है वो होता है टॉर्क, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस।
तो दोनों वैल्यू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। अब ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g if the diameter of the earth reduced to half its original value, mass remain constant, then acceleration due to gravity on the surface of earth would be। क्या बोलते हैं कि जो सरफेस पे हमारा वैल्यू कितनी थी g, हमने क्या कर दिया है, डायमीटर कम कर दिया, मतलब रेडियस कम कर दी, और मास रिमेन सेम। तो g की वैल्यू थी, ये हमारा फॉर्मूला था gm अपॉन आर स्क्वायर। अब मास जब सेम है तो g डैश gm, और ये डायमीटर आधा कर दिया है तो रेडियस भी क्या आ जाएगी, हाफ r/2 का स्क्वायर, तो g डैश आ जाएगा 4 gm अपॉन आर स्क्वायर, सो इट विल बी 4g। So answer is g is equal to 4g. Option B is correct. Simple था। Next, the next question is, order अलग अलग चीज में अलग अलग हो सकता है, मैंने जहाँ से लिया वहाँ 42 है। The average current energy of monatomic molecule is 0.401 electron volt at temperature. So monatomic गैस है, मतलब जो एनर्जी आ जाएगी वो 3/2 kT, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3/2 एनर्जी 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 3/2 kT। T निकालना है, 2 यहाँ चलाएगा 3 आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू, यहाँ कर देती हूँ मैं 0.414 1.6 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3 एंड के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 माइनस 23 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 का आ गया, और यहाँ पर 1 2 चाहो तो यहाँ पर 4.1 कर देती हूँ मैं, 1 ही कर देती हूँ मैं, और 1.38 को से 138,414 3 से करके देख लेते हैं। 8 3 24, हाथ में रहा 2, 3 3 9 और 11 और 1 3 1 एंड ये 4 एग्जैक्ट आ गया, तो इससे ये 3 टाइम चला गया और ये 3 कट जाएगा यहाँ पर, और एक 0 भी कट गया, तो यहाँ 10⁻³ आ गया। जो t की वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी 3.2 इंटू 10⁻³, सो दैट विल बी 3200 केल्विन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3200 केल्विन। वैसे अप्रॉक्स भी कर सकते थे इस क्वेश्चंस को, पर 3000 और 3200 केल्विन बहुत नज़दीक का था, तो गलती होने के चांसेस थी, इसलिए इसको एग्जैक्ट ही करना है। जहाँ पर यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो हम अप्रॉक्स करके भी आंसर ले आते हैं, पर यहाँ पर 3000 और 3200 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 43, EM वेव का क्वेश्चन है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। The plane electron wave propagated in x direction described by 200 sin 1.5 10⁻70 minus 0.05x. The intensity of the wave is, हमसे इंटेंसिटी पूछी है, हमें एक तो मालूम होता है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ ε0E²। मेरा दिमाग यहाँ क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर ε0 की वैल्यू भी दे दी है। अब इसका मतलब था एनर्जी डेंसिटी है एरिया
और लेंथ कर दी। वैसे एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये हमारी एनर्जी है बेटे, है ना। ई काट मत देना, ये क्या है हमारी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ भी ई लिखना था, आपने ई भी काट भी सकते थे यहाँ जल्दबाजी में। अब इंटेंसिटी कैसे लाए बेटे हम, ये एल है हमारा। इंटेंसिटी होता है हमारा एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया। तो यहाँ पर जो एनर्जी अपॉन एरिया है वो हमारा इंटेंसिटी और टाइम आ जाएगा। मतलब ये आ गया मेरा आई टी और ये है एल, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इस टी को मैं यहाँ टी ले आती हूँ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम सी कर लेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। पर ये मैंने एकदम बेसिक तरीके से बता दी, बाई चांस भूल ही गए तो आपने क्या देख लेना है कि एनर्जी डेंसिटी पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, और एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पर हमसे इंटेंसिटी पूछी है, तो इस फॉर्मूले इंटेंसिटी कैसे लाए। इंटेंसिटी क्या थी, एनर्जी अपॉन टाइम और एरिया। तो मैं एनर्जी अपॉन एरिया यहाँ से लेके ये वैल्यूज पुट कर दी, तो जो हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया दैट इज अ हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और हाफ सी कितना है 3 इंटू 10⁸, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ई कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारी 200 एंड 200। ये कितना है हमारा माइनस, और ये 8, और 8 कितना आ जाएगा -4, और 1 2 3 4, ये 4 चला गया, 2 2 ज़ा 4, एक 2 काट देते हैं, और 6 आ जाएगा, 6 8.85 करते हैं मल्टीप्लाई, 6 33 48 है ना, 48 और 3 51 5 48 और 5 53.1। ऐसा है कोई ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए। इसको हम थोड़ा अप्रॉक्स कर सकते थे। कैसे अप्रॉक्स करते थे हम, 8.8 को 9 ले लेते, क्या लेते हम 9 6 54, तो 54 के आसपास आंसर आना था, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पूरा ना मल्टीप्लाई के सिर्फ कितना कर सकते थे 9 6 54, और ऑप्शन ए आ जाना था। ज़रूरी था पूरा कैलकुलेट करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया हुआ है। 44 रेक्टेंगल लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर and width 2 meter is placed at angle 60 to the magnetic field B is equal to 4 Tesla. The loop is removed from the field. जब लूप को हमने फील्ड से हटा दिया 10 सेकेंड के बाद, तो जो इनिशियल फ्लक्स थी वो तो मेरे पास 5 थी, और बाद में जो फ्लक्स आएगी वो क्या जाएगा 0, और जो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ था वो होगा मेरा 5 माइनस 5 अपॉन टाइम चेंज इन फ्लक्स, और फॉर्म लिखोगे आप माइनस d5 अपॉन dt। अब यहाँ पर पहले हम 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 0, और 5 निकालते हैं, तो 5 कितना आ जाएगा हमारा 5 BA cos थीटा। B कितना है बेटे हमारा, B कितना है हमारा 4, एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 5, और cos 60 की वैल्यू हो जाती है हाफ, और ये 2 कट जाएगा, 5 2 कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 माइनस 10, माइनस साइन था, माइनस 0 माइनस 10 अपॉन 10, तो माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 10 it will be plus 1 volt, तो आंसर will be plus
1 वोल्ट। कितना आ जाएगा आंसर? +1 वोल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45th, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर आपको पता है, जैसे आपने लैब में देखा था वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, तो स्फेरोमीटर में 3 ऐसे लेग्स होंगी। तो जनरली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर लेते हैं, थिकनेस ऑफ थिन प्लेट भी कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कर लेते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ लिक्विड वी कैन नॉट डू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी, थिकनेस मेजर करते हैं। द क्वेश्चन 46 इज ट्रेन इज मूविंग with the speed of 12 meter per second on a rail which is a 1.5 meter apart rail track। ठीक है, to negotiate a curve of radius, मान लेते ये कर्व ऐसे ये है ना, कर्व ऑफ रेडियस दे दिए r is equal to 400, the height by which outer rail should be raised। अब जो हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ा करते थे तो हम क्या बोलते थे, जो आउटर एज है ना, वो थोड़ी सी रेज होती है। अब बहुत ज़्यादा रेज नहीं होती, दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल, तो हमने एच हाइट को रेज किया और ये वाला डिस्टेंस था 1.5 मीटर। तो बैंकिंग ऑफ रोड में जो हमारा tan थीटा होता था v²/rg, और यही थीटा किसके हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, ये भी 1.5, इसको भी 1.5, h अपॉन 1.5। अब हमें क्या निकालना है, h। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। कर देते हैं h को मल्टीप्लाई, यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू, v² 12 मल्टीप्लाई 12, r इज इक्वल टू 400, g की वैल्यू 10 एंड दिस इज 1.5 और इज h। अब यहाँ पर देखते हैं 4 से यहाँ पर आ जाएगा 3 और 1.3 को यहीं काट के मैं 4.5 लिख लूँगी और यहाँ पर 1 0 काट के 1.2 लिख लूँगी, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो मैं यहाँ 10⁻² होगा। जो h है वो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो h इज इक्वल टू 4.5 एंड 1.2 इंटू 10⁻²। तो 12 5 = 60 और ये रहा 6 एंड 48 एंड 54, 1 2 1 2 5.4 इंटू 10⁻² means 5.4 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज 5.4। ये हमें दिस वी हैव टू डू एग्जैक्टली। यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेट भी कर सकती थी, पर अगेन चारों ऑप्शन बहुत नज़दीक के थे, 6 और 5.4, तो अप्रॉक्सीमेशन में हमारी गलतियाँ हो सकती थी, इसलिए एग्जैक्टली करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, 0.08 kg air is heated at constant volume through 5 degrees Celsius. The specific heat of air at constant volume is Cv is equal to 0.17 kilocalorie per kg per degree Celsius and J is equal to 4.18 joules per calorie. The change in its इंटर एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली। अब इंटर एनर्जी निकालनी है हमें। क्वेश्चन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे दिया है, इसका मतलब है जब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट ला डी यू प्लस डी डब्ल्यू लगाएंगे, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या जाएगी 0। तो जो हीट एनर्जी है वही कहलाएगी हमारी इंटरनल एनर्जी। सो कांस्टेंट डी डब्ल्यू 0, सो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। बस जो डी क्यू आएगा वही क्या जाएगा डी यू। एम कितना दे दिया है 0.08, सी वी कितना दिया है 0.17 किलो कैलोरी।
अब इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप यूनिट के साथ पुट कर लें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये कितना था केजी, ये कितना है किलो, किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं बेटे हम, ये केजी यूनिट यहाँ कट जाएगी, डिग्री सेल्सियस यहाँ कट जाएगी, जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है कैलोरी, और 4 ऑप्शन किस में दिए जूल्स में। तो कन्वर्शन क्या होता है 1 जूल इज इक्वल टू 4.8, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स भी लिख लेते हैं हम। अब देखो कितना आ जाएगा 0.17 किलो मतलब 10⁻³ और कैलोरी 4.2 और ये आ जाएगा 5, बस मल्टीप्लाई ही करना है। 1 2 2 0 ये आ गए, और मैं यहाँ से एक ही 0 करूँगी 1.7 करूँगी, ये 2 नहीं 3 ही कर देती हूँ। 1 2 3 आ गया, 1 2 और इसका 3, 1 2 3 ये 3 0 यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 20 और 21। अब जो मल्टीप्लाई बचा हमारा, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना है 8 मल्टीप्लाई 1.7 और मल्टीप्लाई 21 को पहले यहाँ कर लेते हैं 21 7, तो ये तो आ जाएगा 7, 21 मल्टीप्लाई 7 और 14 कैरी ओवर हो गया, 21 और 14 ये कितना आ जाएगा 5 और ये 3, 35.8 मल्टीप्लाई 8 7 ज़ा 56, हाथ पर आप 5, 40 और 5 45 और 4 24 और 4 28 और 0.7 285.7। सो ऑप्शन आ जाएगा 284। यदि मैं थोड़ा सा भी अप्रॉक्सीमेटली करती तो हमारा आंसर गलत होने का चांसेस था, क्योंकि 298 इज़ वेरी क्लोज टू 284। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 284। अब यहाँ हमारा ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो कैलोरी की वैल्यू थी 4.18 थी और हमने क्या ले ली 4.2 ले ली, इसलिए हमारा थोड़ा सी वैल्यू ज़्यादा आई, अदरवाइज एग्जैक्टली 284 आना। क्वेश्चन नंबर 48, अ प्रोटॉन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region of a space without change in its velocity. If E and B represent electrical and magnetic field respectively, यदि इनको electrical and magnetic field करते हैं, the region of a space may be। अब यहाँ पर दिया है कि प्रोटॉन मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू द रीजन विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है प्रोटॉन की वो क्या चाहिए आपको कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रह सकती है जब इस पे फोर्स ना लगे एक चीज़, या जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो लगे तो, पर दोनों क्या हो बराबर। यदि फोर्स नहीं लगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, या दोनों फोर्स लगते हैं पर इक्वल एंड अपोजिट लगे, क्या लगे दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तब भी हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी। अब देखते कौन से ऑप्शन में फोर्स नहीं लगेगा। एक ऑप्शन यदि E भी 0 है और B भी 0 है तब फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना था QE और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है QV क्रॉस B। सेकेंड, यदि E तो 0 है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो नहीं लग रहा है, पर B 0 नहीं है तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स की प्रोबेबिलिटी है लगने की। सेकेंड, यदि E इज नॉट 0 एंड B इज इक्वल टू 0, यदि B 0 है तो मैग्नेटिक तो नहीं लगेगा पर इलेक्ट्रिकल लग सकता है। D, E भी 0 नहीं है और B भी 0 नहीं है, दोनों लग सकते हैं पर दोनों क्या हो सकते हैं, हमें ये नहीं दिया वो कितने हैं, कौन सी डायरेक्शन है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर
फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। ए तो 100% सही है बेटे हमारा, एंड बी भी सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है? यदि इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है, बी 0 नहीं है, पर हो सकता है जो बी है उसमें जो प्रोटॉन और बी की डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम, तब भी फोर्स 0 हो सकता है बेटे हमारा। नेक्स्ट डी, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होगा मेरा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटे हमारा? ए। अब इसमें सी क्यों नहीं आया? सी क्यों नहीं आया? क्योंकि यदि ई हमारा 0 नहीं था तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो लगना ही था। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो हमारा सिर्फ ई पे ही डिपेंड करता था। यदि ई और मोशन पैरेलल भी होता, परपेंडिकुलर होता, तब भी फोर्स लगना था। हाँ, यहाँ पर हमारा बी 0 नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल ये है वी क्रॉस बी, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो सकता है बेटे हमारा? मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, ये थीटा हमारा 0 होने की पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पर भी अब यहाँ पर बी कितना है हमारा? 0। यदि बी 0 ई 0 नहीं है तो फोर्स लगेगा ही। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से बन गए हमारे? ए भी हो सकता है, बी भी और डी भी, क्योंकि जब दोनों बराबर, दोनों 0 नहीं है ना, तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है आपको? ए, बी एंड डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटल द प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू cot a/2, और म्यू की वैल्यू होती थी इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, और ये था cot। तो अब म्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? cos a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2 एंड साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। साइन a/2 कैंसिल आ गया। अब यहाँ पर cos है तो cos को साइन बना लेते हैं, तो साइन 90 प्लस a/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम ए डिवाइडेड बाय 2। दोनों साइन हटा देते हैं। अब यहाँ पर एक कॉस और एक कितना है? साइन, तो कॉस को चेंज कर देते हैं। तो कॉस कितना आ जाएगा? साइन π/2 माइनस a/2, है ना। कॉस को साइन बनाना है तो मैंने π/2 माइनस a/2, 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया। और ये कितना था आपका? साइन ऑलरेडी डेल्टा एम प्लस a/2, दोनों तरफ से साइन हट जाएगा। π/2 माइनस a/2 इज इक्वल टू डेल्टा m/2 प्लस a/2। टर्म ट्रांसपोज कर लेते हैं यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा? π/2 माइनस a/2 माइनस a/2 इज इक्वल टू डेल्टा m/2। 2 कट जाएगा, कितना ऑप्शन आ जाएगा? पाई माइनस 2a इज इक्वल टू डेल्टा m। चेक करो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन ए। कॉट दिया था, सिंपल म्यू की वैल्यू कॉट a/2, और प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा m किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मिनिमम डेविएशन को। द क्वेश्चन इज कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 cm form an image of an extended source of light on photoelectric cell। एक लेंस था, उसकी फोकल लेंथ हमारी कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर। तो जो पैरेलल रेज लाइट हुई वो ठीक है। अब an extended source of light on photoelectric cell, a current I is produced, करंट I मिलती है यहाँ पर। The lens is replaced by the another convex lens having the same diameter but focal length 20 cm। इसकी फोकल लेंथ 40 थी, दूसरे की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी। द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज, लेंस की फोकल लेंथ से करंट का कोई रिलेशन नहीं है बेटा,
क्योंकि करंट का रिलेशन था, ये सब्सटेंस है, यहाँ पर रेडिएशंस आएंगे उस सोर्स के डिस्टेंस से, तो इसका ऑप्शन तो मेरे ख्याल से ए ही रहेगा। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है बेटे। फोकल लेंथ, करंट डज नॉट डिपेंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आंसर 1 विल बी correct. Two coils have mutual inductance 0.002 Henry. The current changes in first coil according to the relation I is equal to I naught sin omega t, where I naught is equal to 5 ampere and omega is equal to 50 pi. The value of the maximum value of EMF in the secondary coil is, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम EMF। अब EMF और M में क्या रिलेशन होता है? बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, M DI अपॉन DT। यदि सेल्फ इंडक्टेंस था तो L DI अपॉन DT। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, वैसे साइन तो हमारा माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, पर यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ सिर्फ। नेक्स्ट, अब डी आई कितना हो जाएगा? अब एम मैंने ऐसे लिखा, डी अपॉन डी टी। आई कैसे वेरी कर रहा है हमारा? आई नॉट इज 5 साइन ओमेगा टी, एम आ गया, 5 आ गया, साइन ओमेगा टी डिफ्रेंशिएट करके कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा, और m कितना है? 0.002, कितना? 5। जब मैक्सिमम की बात होगी तो कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस ओमेगा टी चाहे कॉस फंक्शन होता है चाहे साइन फंक्शन होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 1। ओमेगा कितना दे दिया हमें? 50 पाई। अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, एक 0 चला जाएगा, 2 से 500, 5 से 10, 5 से 2, तो पाई बाई 2 आ गया। इसको इक्वेट कर देंगे बेटे हम लोग, पाई और अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। सो आंसर विल बी 2। ये चैप्टर EMI का था, EMI से आते ही हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लॉन्ग straight wire carries the equal current in opposite directions as shown in a figure. The separation between the wire is 5 centimeter. The magnitude of magnetic field at a point P midway between the wire is in micro Tesla. अब फील्ड निकालना है। एक स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर से जो फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको हम लोग इन्फानाइट लेते थे, तो आई अपॉन ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 2। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि 2 वायर दे दिए हैं। अब आपने देखना है कि फील्ड प्लस है कि माइनस, तो डायरेक्शन देखने का तरीका क्या था? हम पाम रूल से देखते थे, थंब करंट की डायरेक्शन करेगा और पाम है अंदर, तो डायरेक्शन इन्वर्ट आ गई। यदि हम इधर को आ जाते हैं, थंब करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, पाम अंदर है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? इन्वर्ट। अब देखते हैं, तो ये V1 आ गया, करंट मैंने I1 दे दिया है, डिस्टेंस उन्होंने 5 सेंटीमीटर बोला था, P मिड पॉइंट है, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो B2 है, जो नेट फील्ड आएगा B इज इक्वल टू, दोनों से प्लस है, B1 प्लस B2। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, I1 प्लस I2। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में आएगा, तो डायरेक्ट B2 भी लिखना है, तो B2 कितना आ जाएगा? वैसे कॉम्पिटिशन में करने के लिए इतना लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, स्पीड भी देखना होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 2 अपॉन ए। अब 10⁻⁻7 2 आ जाएगा, ए कितना है? 2.5 इंटू 10⁻²। एक में करंट कितना? 10 एम्पियर, एक में कितना? अच्छा, दोनों में करंट भी बराबर थी, तो ट्वाइस कर सकते थे डायरेक्ट। ये कितना है? 20। मुझे 5 और 10 दिखा, डायरेक्ट ट्वाइस भी कर देते आप यहाँ पर, है डायरेक्ट ट्वाइस कर देना था। ये कितना आ जाएगा? 2.5 का एक 10 और 5 से 4
और 5 से 5, 5 से 2 और -2 है यहाँ पर 7, 10⁻⁻5। अब इन्होंने माइक्रो में बोला है बेटे, मतलब मुझे पावर 6 की चाहिए। 10 × 10, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, 4 4 16, और एक 10 × करके 160, और ये ऊपर जाके -6, -6 मतलब माइक्रो, मतलब क्या जाएगा, माइक्रो टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन हो गया है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन हो गया, प्लस चूंकि पोर्शन ज़्यादा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। A particle executes simple harmonic motion with an amplitude A is equal to 4 centimeter at mean position. The velocity of the particle is 10 centimeter per second. जो मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होती थी, और ये होती थी ए ओमेगा, और ये इन्होंने दे दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम, और मैक्सिमम बोले थे हम ए ओमेगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन द स्पीड बिकम 5 सेंटीमीटर। अब हमें डिस्टेंस पूछ लिया है मीन पोजीशन पे, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमारी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज अल्फा, मतलब तो जो डिस्टेंस है वो √ अल्फा दे दिया है। हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा √(a² - y², ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर a तो उन्होंने 4 दे दिया है हमें, तो ये 4 दे दिया ओमेगा, और ये कितना है 10, तो जो ओमेगा आ जाएगा दैट इज 10/4 आ जाएगा। तो यहाँ मुझे 10/4 रखना है, √(a² 16 है, माइनस y² मुझे मालूम नहीं, और ये कितना दिया है 5, तो ये आ जाएगा 5। अब मैं यहाँ 2 से करूँगी, 2 से आ जाएगा 5, 5 हो गया, 2 इधर आ गया, 16 माइनस y²। अब इसको मैं स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16 माइनस y²। y² इज इक्वल टू 16 माइनस 4, और y आ जाएगा √12, y आ जाएगा हमारा √12। और हमसे पूछा था √α, है ना, तो √α मतलब √12, तो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 12। सो द आंसर अल्फा इज अ 12। द क्वेश्चन इज अ चार्ज accumulated on the capacitor connected in the following circuit। इस सर्किट में हमें क्या निकाला है, चार्ज। अब यहाँ पर ये हमारा 10 वोल्ट है, और यहाँ पर R1 1 ओम एंड R3 6 ओम, और जो कैपेसिटर है इट एक्ट एज ए ओपन सर्किट इन DC। ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। यदि मुझे इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, A पॉइंट और C के पॉइंट, तो हम क्या कर देंगे, Q इज इक्वल टू CV। C मुझे पता, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस A एंड AB बोल देती हूँ बेटे मैं, AB बस। अब इन दोनों रजिस्टर में 2-3 तरीके हैं करने के। यदि यहाँ पर आप देखेंगे बेटे, तो यदि मैं डायग्राम थोड़ा सा और आसान करके बना दूँ, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, और यहाँ पर 4 ओम है। एक वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क होता है, तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट आया, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट आया, पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या हो गया बेटे हमारा, बराबर आ गया। अब यहाँ पर जितना पोटेंशियल आएगा, मैंने कैसे याद किया होता है, V इज इक्वल टू IR, तो जब मैं इसका पोटेंशियल निकालूंगी तो रेजिस्टेंस R1 आएगा। जब मैं इसका निकालूंगी, मान लो इसको मैंने R1 नाम दे दिया, इसका नाम R2 दे दिया,
तो पोटेंशियल अक्रॉस R2 जो आएगा बेटे हमारा, दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ऑन मेन वोल्टेज। तो R2 कितना है 2 एंड 2 प्लस 1 3, V कितना है 10, ये आ जाएगा 20/3। सिमिलरली मैं निकाल दूंगी इस V को, मैंने पॉइंट दे दिया A, अब मैं निकाल दूंगी V भी देखते कितना आ जाएगा, ये कितना 6 और ये कितना है 4। चलो यहाँ कर देते हैं VB, ये कितना हमारा, हमें इस पॉइंट पे निकालना B पे, तो इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड 4 प्लस 6 10 मल्टीप्लाई 10, तो VB कितना आ जाएगा हमारा 4। यहाँ पर जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया 4, 6 यहाँ पर ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटे हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VAB 20/3 माइनस 4, दैट इज 20 माइनस 12 अपॉन 3 और 8/3। चार्ज C कितना है बेटे हमारा, कैपेसिटर की वैल्यू 150 माइक्रो और 8/3, 3 से कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 400, ये माइक्रो में था तो चार्ज भी आ जाएगा माइक्रो, तो ऑप्शन आएगा 400 माइक्रो कूलम। तो चार्ज आ जाएगा 400 माइक्रो कूलम। अभी हमें क्या समझना है अच्छे से कि ये जो से क्वेश्चंस किया, 2-3 तरीके थे। जिनको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता है कि पोटेंशियल कैसे ड्रॉप किया है, कैसे डिवाइड किया है, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। जिनको पोटेंशियल डिवाइडिंग नहीं आता है वो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको 3, इसको क्या कर देंगे 10, फिर हम यहाँ से करंट निकाल लेंगे। यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, तो इस ब्रांच की करंट कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR, I1 नाम दे दिया, तो I1 कितना आ जाएगा 10/3 और I2 करंट कितना आ जाएगा 1। अब इसको करते हैं, ये कितना है 10, ये रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम, ये कितना था 2 ओम, ये कितना था 6 ओम, ये कितना था 4 ओम। चेक करो, यहाँ पर करंट गई 10/3, तो यहाँ वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, मतलब 10/3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ कितना हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई 2, तो ये पॉइंट को मैंने नाम दिया था A। जो V आ गया वो कितना आ गया 20/3, इसको नाम दिया था B। करंट कितना आया 1, यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR 6, बचा कितना 4, VB कितना आ जाएगा 4। बस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, Q इज इक्वल टू C भी बस पुट करना जैसे पहले किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। A particle starts from the origin at t equal to 0 with the velocity 5 I cap, with the velocity 5 I cap meter per second and moves in the xy plane under action of a force which produce a constant acceleration 3 I cap plus 2 J cap meter per second square. If x coordinate of the particle at that instant is, x coordinate जो है that is 84 meter, then the speed of the particle at time is √ alpha meter per second. जिस टाइम पे डिस्टेंस 84 है उस टाइम पे स्पीड क्या होगी ये निकालना है। देखते हैं बच्चे, अब यहाँ पर मुझे x का फॉर्मूला पता है आपको, x इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। हमने x कर दिया क्योंकि यहाँ पर x का डिस्टेंस दिया है, 84 आ जाएगा। इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन थी, कैसे पता चला, I कैप मतलब 5 और t आ गया प्लस हाफ AX कितना आ जाएगा हमारा 3, ये आ जाएगा 3 और कितना आ जाएगा t स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ ले जाओ, 4 2 8 16 10t प्लस 3t स्क्वायर
3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 0। t की वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको याद ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला लिखो। माइनस बी माइनस 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 प्लस 4ac। सो 168 मल्टीप्लाई 3 24 2 एंड 5 है ना। 24 2 रहा 18 और 18 और 2 20 0 3 1 1 और 2 5। ये तो 3 आ गया A और ये आ गया C। अब 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 प्लस कितना आ जाएगा 2016 डिवाइड बाय 2A मतलब 6। अब इस फिगर का जब अंडर रूट लेना होगा तो हम थोड़ा सा अप्रॉक्स लेने की कोशिश करते हैं। कैसे अप्रॉक्स लेने की कोशिश करते हैं? जो t है दैट इज -10 प्लस माइनस करो ज़रा अप्रॉक्स कैसे ले लेंगे हम। यहाँ पर हमारा 2000 अंडर रूट 2116 है। मुझे सबसे आसान 40 का स्क्वायर लग रहा है 1600 और 50 का लग रहा है मुझे, और ये फिगर मुझे इन दोनों के बीच का नज़र आ रहा है, तो मैं इसको 45 तक ले लेती हूँ। अप्रॉक्स कर रही हूँ। t इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस 45 और यह है 6। टेक प्लस साइन, तो प्लस साइन लेके कितना आ जाएगा 45 माइनस 10 35 और 6 6 होता है 36। मैंने 6 राउंड फिगर में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हो सकता आंसर हमारा 45 से ज़्यादा ही हो। तो ये कितना ले लिया मैं, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड राउंड फिगर लेने के लिए। अब t आ गया 6 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हमें v भी पता था, अब 6 सेकेंड में हमसे v पूछा है। अब देखते हैं v क्या होगा 6 सेकेंड में। सो v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब u कितना था 5i कैप, a कितना था 3i कैप प्लस 2j कैप, t कितना निकाला हमने 6 सेकेंड। देन मल्टीप्लाई विद, सो दिस इज अ 5i कैप प्लस 6 3 ज़ा 18i कैप प्लस 6 2 ज़ा 12j कैप। आई ऐड कर देते हैं 5 और ये 23i कैप प्लस 12j कैप। अब इसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 23 30 तक टेबल याद कर लेने तो बहुत जल्दी स्पीड हो जाती है। 21 का स्क्वायर पता है मुझे 441 और 22 का स्क्वायर होता है 484 और 23 का होता है 529, 12 का भी है 12 का होता है 144। तो यहाँ पर मुझे ऐड करना है ये दोनों 12 का स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा 6 और 7 और ये 6। सो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 673। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, अल्फा इज इक्वल टू 673। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज now the question number 56. A thin metallic wire having cross section area 10 to the power minus 24 meter square is used to make a ring of radius 30 centimeter. A positive charge 2 pi coulomb is uniformly distributed over a ring. जो 2 pi charge है ये uniformly distributed है over a ring. While another positive charge 30 picocoulomb is kept at the center of the ring. The tension in the ring is. अब मुझे ये चीज़ समझ अच्छे से आ गई। दो चीज़ें थोड़ी सी जोड़ दी हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। अब एक रिंग दे दी
और यहाँ पर ये चार्ज हमारा 2 पाई दे दिया और यहाँ का चार्ज 30 पिकोकूलम दे दिया। अब हमने इस रिंग का छोटा सा पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, और ये जो रिंग का ये पार्ट है ये यहाँ मान लो कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, डी थीटा। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आधा आधा डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2। अब यहाँ पर एक बार और डायग्राम बना देती हूँ आपको। जैसे ये रिंग का मैंने इतना पार्ट लिया और यहाँ से ये किया मैंने, ये एंगल डी थीटा था। अब मैंने क्या किया, इसको आधा और आधा कर दिया। अब यहाँ पर टेंशन हमेशा क्या होती है, टेंशन, ये रिंग है, टेंजेंट एट दिस पॉइंट। टेंजेंट का मतलब हो गया कि यहाँ से एंगल कितना हो गया हमारा, 90। अब यदि मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये वाला एंगल मेरा डी थीटा बाई 2 है, तो ये वाला एंगल भी मेरा डी थीटा बाई 2 होगा। और ये जो एंगल है ये मेरा होगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई, और ये कितना का 90 माइनस डी थीटा बाई 2। हम अब टेंशन को सिमिलरली इधर किया। अब इस टेंशन को हम रिजॉल्व करेंगे। अब रिजॉल्व कैसा होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, वो आएगा जहाँ से एंगल होता है टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन, तो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, टी साइन 90 माइनस डी थीटा बाई 2, पर हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा मतलब है। टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, टी साइन डी थीटा बाई 2। अब यहाँ पर ये दोनों आए। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे हमारा, हमें ये समझ आ गया 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो एफ ई फोर्स है वो कितना होगा हमारा, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों को हम इक्वेट करेंगे। के की वैल्यू कितनी है हमारी, पहले हम के एज इट इज़ लिखते हैं, और Q1 हमने ये मान लिया कि चार्ज जहाँ पर हमारा ये अंदर वाला चार्ज है, तो ये तो आ जाएगा 30 पिको 10⁻⁻12। और Q2 कितना आएगा देखते हैं। जो Q2 चार्ज था वो 2 पाई पूरे रिंग पे था, मुझे तो इस डी थीटा वाले पोर्शन में निकालना था। तो जब 2 पाई एंगल में चार्ज हमारा Q2 है, तो एंगल 1 में चार्ज कितना आ जाएगा, Q2 अपॉन 2 पाई। जब एंगल डी थीटा बन रहा है तो Q2 अपॉन 2 पाई और इंटू हो जाएगा डी थीटा, इंटू डी थीटा। फिर R कितना है बेटे हमारा, R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हम इसको करेंगे, फिर इससे इक्वेट करते हैं, देखते हैं बेटे। K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹, 30 इंटू 10⁻⁻12, और Q2 जो है 2 पाई, और ये 2 पाई और डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो R कितना हमारा 30 इंटू 10⁻² मीटर -1, 3 इंटू 10⁻⁻1, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको 2t से यदि मैं इक्वेट करती हूँ, पहले काट लेते हैं। 2 पाई चला जाएगा, -2 से -10 आया, और 9, और ये 9 चला गया, और यहाँ पर एक -1 बचा, वो 30 से भी चला गया। तो मुझे लग रहा है सब कुछ कट गया,
सिर्फ यहाँ क्या बच गया 3d थीटा। अब यदि एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा लेते हैं, तो इस वैल्यू को हम लोग लिख देंगे 2t d थीटा बाई 2 और 2 भी कट गया, t d थीटा 3d थीटा, ये कैंसल आ गया, t इज इक्वल टू 3। तो टेंशन कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, एकदम से दिमाग में नहीं आता है बच्चों के, तो इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें बेटा, है ना, इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। दोनों टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने इक्वेट किया था। टेंशन हमेशा क्या लगती है टेंजेंट, क्या लगती है हमेशा टेंजेंट। एक बार दोबारा जल्दी से क्विक रिकैप कर देती हूँ क्या किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन था, ये रिंग था, एक चार्ज यहाँ पर था और एक चार्ज यहाँ पर था, और हमने इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, तो उस छोटे से पार्ट को ये एंगल डी थीटा ले लिया, फिर डी थीटा के बाद यहाँ पर टेंजेंट टी डाला, यहाँ पर भी टेंजेंट टी डाला, उसको रिजॉल्व किया, तो इसको रिजॉल्व करके टी साइन डी थीटा बाई 2 आ गया, ये भी टी साइन डी थीटा बाई 2 आ गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो हमने क्या इक्वेट कर दिया 2t साइन डी थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ ई, और एफ ई होता था हमारा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक चार्ज तो Q1 हम एज इट इज पुट कर देंगे, अब निकालना पड़ेगा Q2। Q2 हमें इतने पोर्शन का निकालना पड़ेगा, तो इतना पोर्शन थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने क्या बोल दिया कि जब पूरा एंगल 2 पाई एंगल था तो 2 पाई एंगल में चार्ज कितना था बेटे मेरा Q2, जब एंगल 1 बना तो Q2 अपॉन 2 पाई, और जब आर का डी थीटा है तो ये चार्ज हमारा Q2 डैश ही आ जाएगा, Q अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। हो गया क्लियर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज 57, टू immiscible liquid of refractive index 8.5 and 3.2 मिलेंगे नहीं आपस में 3/2 are put in beaker as shown in a figure. The height of each column is 6 centimeter. A coin is placed at the bottom of beaker for near normal vision. The apparent depth of the coin is. तो जब एक ही होता था तो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता था, म्यू इज इक्वल टू रियल अपॉन एपरेंट, है ना। तो एपरेंट कितना आ जाएगा रियल अपॉन म्यू, पर यहाँ पर 2 हैं, तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, जो एपरेंट डेप्थ है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू R1 अपॉन म्यू 1 प्लस R2 अपॉन म्यू 2, और ये किसके बराबर है अल्फा अपॉन 4 है। R1 कितना 6, म्यू कितना दिया हमें 8/5 प्लस ये कितना है R2 6, ये दिया है मैं 3/2, तो ये आ जाएगा 3 and 4 और 3 and 2, तो ये आ जाएगा हमारा 15/4 प्लस 4, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 से डिवाइड, तो 15/4 प्लस 16/4 मतलब 31/4 और अल्फा अपॉन 4, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 31। 3 लिक्विड हो 4 हो, सिर्फ आपने टोटल अपरेंट निकाला था, लाइट का क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इक्वल टू रियल अपॉन अपरेंट, और ये जिसका भी लेते हैं बच्चा उसको एयर ही लेते हैं बेटे। द क्वेश्चन इज एवरेज डेप्थ ऑफ एन ओशन इज 4000 मीटर एंड बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2 × 10⁹, और जो बल्क मॉडुलस है के या बी लिखा होता है बुक में, दैट इज 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। देन फ्रैक्शनल कंप्रेशन, जो फ्रैक्शनल कंप्रेशन है डेल्टा V अपॉन V ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशन इज, हमसे क्या पूछ लिया है फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V अपॉन V ऑफ द वाटर एट द बॉटम ओशन, अल्फा इंटू 10⁻², द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब देखते हैं बेटे, हमसे क्या पूछ लिया है, एवरेज डेप्थ भी दे दिया है, बल्क मॉडुलस भी दे दिया है, और हमें डेल्टा V अपॉन V निकालना है। हमें मालूम है
कि जो बल्क मॉडुलस है वो होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और किसी भी डेप्थ में जो प्रेशर लगेगा दैट इज रो GH। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू रो GH अपॉन डेल्टा V अपॉन V। जब हमें डेल्टा V अपॉन V फाइंड आउट करना है ना, क्या निकाला हमें, डेल्टा V अपॉन V, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, G आ जाएगा, H आ जाएगा और कितना आ जाएगा B। बस वैल्यू ही पुट करनी है बेटे हमें। डेंसिटी हमें दे दी है वाटर की 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है। G की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी 10। हाइट कितनी दी है 4000। बल्क मॉडुलस कितना दे दिया हमें 2 इंटू 10⁻⁹। देखते कितने जीरो कटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻², और ये 2 आ गया बेटे हमारा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो ये जो हमारा आया 2 इंटू 10⁻², और यहाँ दिया है अल्फ़ा इंटू 10⁻², मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2। सिंपल सा एक क्वेश्चन था +1 क्लास का बल्क मॉडुलस का, यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस। सिर्फ क्या करना था, कोई भी लिक्विड कॉलम, कोई भी एयर कितना प्रेशर लगाता, रो GH, ये निकालना था। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 59। 4 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg आर प्लेस एट 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर। ये हमारा रोटेशन का लग रहा है क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ inertia of the system about axis perpendicular to its plane and passing through one of the vertex is। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक स्क्वायर है और उस पर 4 पार्टिकल रख दिए हैं और चारों का मास 1 kg, 1 kg, 1 kg एंड 1 kg है। अब ये बोलते हैं कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस पे, परपेंडिकुलर प्लेन। मान लेते ये स्क्वायर है, ये 4 कॉर्नर है, तो ये वाला प्लान हो गया, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इससे होगा, पर इससे नहीं होगा। क्यों, ये तो इसी पॉइंट पे है, तो इससे डिस्टेंस नहीं आएगा। तो ये हमारा m और साइज कितने होंगे a, तो इससे ma², इससे भी ma² और इनका डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो यदि मैं इस एक्सिस की बात करूँ तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितना a, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस वाले पॉइंट से कितना आ जाएगा ma², और इस वाले पॉइंट से कितना आ जाएगा +ma², और इस वाले से, अब यदि ये साइड a और a है तो a कितना है a√2, a√2 प्लस m, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा a√2 का स्क्वायर। a कितना आ जाएगा ma² प्लस ma² प्लस ma², और ये कितना आ जाएगा 2, मतलब 4ma²। अब 4, मास कितना है 1 और a कितना है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16 kg मीटर स्क्वायर, 16 kg मीटर स्क्वायर। ऑप्शन इज 16। टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, हाई मास न्यूक्लाइड A is equal to 236 with binding energy 7.6 MeV per nucleon. Dissociate into middle class nuclei A is equal to 188, having binding energy 8.6 MeV per nucleon. The energy released in this process. जो रिएक्शन मुझे समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है, एक हमारे पास X न्यूक्ली है जिसका A कितना है 236 और बाइंड एनर्जी कितनी 7.6 MeV पर न्यूक्लियन, और ये किस में ब्रेक हो रही है बेटे हमारी Y में, है ना। तो Y कितने बन जाएंगे हमारे 2, 118 Y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारा 236। तो X के पास कितनी एनर्जी थी हमारी 236.76,
मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया 1793.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Y2 नंबर 118 और पर न्यूक्लियर एनर्जी 8.6 मल्टीप्लाई किया, ये एनर्जी आ गई 2029.6। अब दोनों का मैंने डिफरेंस कर दिया, कितना आ गया 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होनी थी इसलिए मैंने करके लिख ली, छोटी कैलकुलेशन होती तो मैं तुरंत कर देनी थी। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन दिस पेपर। ये फर्स्ट ही सेट था और मुझे पेपर बिल्कुल बैलेंस लगा, सारे चैप्टर ऑलमोस्ट कवर्ड हैं। ये न्यूक्लियस का है, हाँ इंटरमिक्सिंग होती है वो तो, पर मैक्सिमम सारे चैप्टर्स कवर हैं। एक आध दो चैप्टर ग्रेविटेशन का नहीं दिखा मुझे क्वेश्चन, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे कवर हैं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू, क्योंकि अभी अप्रैल का टर्म है, अप्रैल का टाइम है, तो अप्रैल में जिन बच्चों के थोड़े कम मार्क्स रह गए हैं वो थोड़ी कोशिश करें कि अप्रैल में अच्छा कर लें। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का दिन नहीं है, अब प्रैक्टिस करने का, पेपर करने का दिन है। ओके बच्चों, देन लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।